केदारनाथ उपचुनाव से पहले एक्टिव धामी सरकार ने मंत्रियों को मोर्चे पर रहने के दिए निर्देश। 5 मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस का मिशन विधानसभा चुनाव, केदारनाथ सीट को फतह करने का बयान। आपको बनाया प्लान, पार्टी ने चुनावी रणनीति की तैयारी। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को महंत बनाए जाने के मामले में 7 सदस्यीय कमेटी गठित, जूना अखाड़े ने लिया फैसला। पहाड़ी जिलों में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, लोगों में आक्रोश। रुद्रप्रयाग के गांव में लगे साइन बोर्ड, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चयनित अभ्यर्थियों की सूची। चयनित 197 सीएचओ की आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दी जाएगी तैनाती। और उत्तराखंड में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। देहरादून, चमोली और नैनीताल में येलो, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की गई अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर विकासनगर से है, जहां भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड के सहयोग से बीघा भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा विकासनगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शिरकत की है। इस प्रतियोगिता में कुल 14 संकुलों के अंतर्गत आने वाले 135 स्कूलों के 350 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। इस कार्यक्रम के दौरान इस प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड प्रांत को 14 संकुलों में विभाजित किया है। तो इस प्रकार से 132 विद्यालय इसमें प्रतिभाग उसमें कर रहे हैं, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, बाधा दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, त्रिपद कूद, बांस कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक और हैमर। इस प्रकार से ये गेम इसमें हो रहे हैं। प्रत्येक में 3 वर्ग हैं, क्योंकि अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 लगभग 400 प्रतिभागी यहाँ पर इस खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो कि पूरे उत्तराखंड प्रांत से सम्मिलित हुए हैं। समिति की ये 36वीं क्रीड़ा प्रतियोगिता है और विद्या भारती द्वारा संचालित जहाँ उनमें भारतवर्ष के प्रति राष्ट्रभाव की संख्या का जागरण होता है, उसके साथ साथ हर विद्यार्थी स्वस्थ रहे, सबल रहे, इसके लिए खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं। मुझे खुशी है कि लगातार 36वें कार्यक्रम के बाद जहां अनेकों प्रतिभाएं विद्या भारती के शिक्षण संस्थान को निकलकर आगे बढ़ी हैं। और मेरी जो टीम है वो उनमें से मेरे 4 साथी और आ रखे हैं, जिनमें से एक शॉर्ट पुट में और 2 शॉर्ट पुट में और बाकी एथलीट्स में। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ के जोश देखे, जिस तरह से बच्चे खेलते हैं और जिस तरह की वो स्पिरिट होती है ना, जिसको बोलते हैं, वो देख के लगता है कि मतलब कि हमें जीतना है बस यहाँ से। मतलब लगता है यहाँ कंपटीशन जिस लेवल का है ना, उसको देख के तो बहुत मजा आ रही है। कौन सी? मैं खेल में जा रही हूँ और मेरा शॉर्ट पुट है। मैं अंडर 19 में खेलती हूँ और खेलकूद बहुत ज़रूरी होता है। इसमें शारीरिक विकास होता है और खेलकूद से हमारी जो बॉडी होती है वो फिट होती है और हम अच्छे से इसमें मतलब हमारा स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहता है और हम बीमार कम ही पड़ते हैं। खेलकूद सभी के लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि बस पढ़ाई भी, खेलकूद भी, हर चीज़ ज़रूरी होती है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रामनगर से है, जहां बढ़ रही चोरी की वारदात, पुलिस सुरक्षा के दांवों की पोल खोल रही है। आपको बता दें, शनिवार देर रात कोतवाली से महज कुछ ही दूरी पर स्थित नागा बाबा मंदिर परिसर के गायत्री मंदिर से चांदी का छत्र, घंटियां, बर्तन व अन्य सामान चोरी कर ले गए। 15 दिन पहले भी इस मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया था। मंदिर के महंत की तहरीर पर भी पुलिस हरकत में नहीं आई। इसी तरह शुक्रवार की रात ग्राम चोर पानी स्थित चित्रकूट मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की तार काटकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। डॉक्टर निशांत पपनई अन्य श्रद्धालुओं सहित कोतवाली पहुंचे। उन्होंने चोरियों का खुलासा न होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। ये अभी जानकारी में आया, आज महाराज जी का फ़ोन आया और महाराज जी ने ये बताया कि कल रात क्या कहते हैं अज्ञात चोरों ने गायत्री माता मंदिर के ऊपर जो छत्र चांदी का चढ़ा हुआ था, तो वो छत्र निकाल लिया
ताला तोड़ा। उसके बाद जो माता रानी के जो बर्तन इत्यादि थे मंदिर में वो भी यहाँ से निकाल के ले गए और जो एक पीतल की घंटी थी वो उसे निकाल लिया। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ से लगभग 50 से 70 मीटर पर थाना कोतवाली रामनगर की है और उसके बावजूद भी लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती चली आ रही हैं। लगभग 15 दिन पहले 19 अगस्त को ये घटना यहाँ चोरी की इससे पहले भी हुई है। उसकी सूचना भी यहाँ के महाराज जी द्वारा थाना कोतवाली में दी। महाराज जी द्वारा भी हम लोगों को बताया गया कि थाने ने कोतवाली ने उसकी जो प्राथमिकी यहाँ दर्ज कराई उसकी रिसीविंग कॉपी उनको नहीं दी मोहर लगा के। उसके बाद आज ये 15 दिन के अंदर दूसरी घटना भी हो गई और जब भी वहाँ संपर्क किया जाता है कोतवाली में तो कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गणेश चतुर्थी रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति बापा गाजेबाजी के साथ घरों और पंडालों में विराजमान हुए हैं। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत भी हो गई। मूर्ति स्थापना से पहले शहर भर में गणपति बापा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि भक्त गणेश भगवान के भजनों पर जमकर थिरकते नजर आए। वहीं देहरादून के मोती बाजार में मोती बाजार युवा समिति द्वारा गणपति बापा की स्थापना की गई। ये उनका 16वां गणपति महोत्सव है, जिसमें आयोजकों ने बताया कि हर साल हम गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। हम पिछले 15 सालों से गणपति महोत्सव मोती बाजार युवा समिति द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें क्या बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, सभी का बहुत ही योगदान रहता है। बच्चों का तो क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि 1 महीने 2 महीने पहले से ही वो इस चीज़ की इंतज़ार करते हैं कि कब प्रभु आएंगे और वो उनको अपने फ्रेंड के रूप में जानते हैं। कब वो यहाँ आएंगे, कब वो उनसे मिलेंगे, उनसे दुआ करेंगे कुछ। तो इसी कड़ी में इस बार 16वां गणपति महोत्सव मोती बाजार युवा समिति मनाने जा रही है, जिसमें दूर दूर से कई बाहर से भी, वृंदावन से भी कुछ जागरण मंडली द्वारा भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया है और प्रोग्राम के उपरांत हम लोग भंडारे का भी विशेष प्रबंध करते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर देश व उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुमित लोहानी के नेतृत्व में भवानीगंज स्थित रामलीला मैदान से नगर में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली निकालते हुए नाराजगी व्यक्त की है। जिला अध्यक्ष सुमित लोहानी आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश और उत्तराखंड में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार कहीं ना कहीं महिलाओं की बलात्कार कर निर्मम हत्या की जा रही है, लेकिन सरकार इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और न ही उन्हें कठोर सजा मिल पा रही है। सरकार की लापरवाही के कारण आज महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार 10 दिन के भीतर कठोर कानून बनाए और महिला अपराधों में लिप्त अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। देखिए, जैसे पूरे देश में आप देख रहे होंगे महिला अपराध बढ़ते हुए जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपको महिलाओं के प्रति घटना सुनाई दे रही है। कभी कहीं पर किसी बहन के साथ गलत अत्याचार हो रहा है। आपने सबसे बड़ी घटना हमारे देश में कलकत्ता में डॉक्टर मोमिता के साथ भी उनका बलात्कार करके मार दिया गया। उसके बाद हमारी बहन में रुद्रपुर में तस्लीम जहां को रेप करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे तमाम ऐसे अपराध आए दिन सुनते जा रहे हैं और हमारी बहनें खतरे में, जिसके लिए हमने आज युवाओं को जागरूक करते हुए एक युवा आक्रोश रैली निकाली है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। आज जय श्री राम सेवक सभा मल्लीताल में नंदा देवी महोत्सव का विधिवत पूजा अर्चना के बाद रंगारंग आयोजन आगाज हो गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए दल को ध्वज देकर कदली वृक्ष लाने हेतु मंगोली के लिए रवाना किया, जहां देर रात कदली वृक्षों की पूजा अर्चना के बाद कल नैनीताल लाया जाएगा। इस बीच मां नंदा सुनंदा के जयकारों से सरोवर नगरी गूंज उठी। राम सेवक सभा कमेटी के महासचिव ने कहा कि नंदा देवी महोत्सव के 122 वर्ष के अवसर पर नगर को विशेष रूप से सजाया गया है। साथ ही इस वर्ष कुमाऊं के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर महोत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जा रही है, ताकि महोत्सव को विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। सांसद प्रतिनिधि भाई गोपाल रावत जी नगर
इस वर्ष का वृक्ष है वो हमारे बहुत नजदीक में ग्राम है रोहड़ ग्राम। तो हम लोग जो है हमारा कतली वृक्ष दल अभी जो है वहाँ को रवाना हो रहा है और जिस गांव में जा रहा है वहाँ पर इतनी ज़्यादा इसकी इंतजारी है, बहुत लोग प्रसन्न है वहाँ पर। वो कह रहे हैं क्योंकि जहाँ से कतली का वृक्ष आता है उसका मतलब है कि वहाँ से देवी इस वर्ष वहाँ से आ रही है, इसकी मान्यता बहुत है। इसी प्रकार से जब कतली वृक्ष दल जब आएगा तो पूरे नगर में इसका भ्रमण होगा, जिसमें छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, महिलाएं और यहाँ के बुजुर्ग लोग, गणमान्य लोग जो हैं अपने पूरे परिधानों में जो है पूरे नगर में घूमेंगे। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए राम सेवक सभा कार्य कर रही है। ठीक इसी प्रकार से डोला भ्रमण के दिन भी हमारी माताएं, बहनें, स्कूल के बच्चे, बहुत सारे लोग जब उसकी विदाई होगी तो उस दिन भी हम लोग अपनी संस्कृति को यहाँ पर पूरे देखेंगे कि लोग कि हमारी कुमाऊं की संस्कृति पूरे झलकेगी इसमें। कि मां नंदा सुनंदा का महोत्सव आज से आगाज हो रहा है। आज कदली वृक्ष के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो मैं पूरे क्षेत्र और पूरे देश को और अपने राज्य को मां नंदा सुनंदा की बधाई देती हूँ। जिस तरह से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया और सबको बधाई दी और सबके खुशहाली की कामना करी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगी कि आपने सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करी। इसी तरह से मैं भी माननीय मां नंदा सुनंदा का महोत्सव आज से हमारा शुरू हो रहा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैठ पड़ाव के तत्वाधान में 1974 से लगातार हो रही रामलीला के मंचन पर इस बार संकट के बादल गहरा रहे हैं। समिति के दो गुटों की लड़ाई एसडीएम कोर्ट तक पहुंच गई है, जिसके बाद अगले अग्रिम आदेशों तक इसमें रामलीला मंचन के साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैठ पड़ाव के तत्वाधान में पिछले 1974 से लगभग 50 वर्ष से भी ज़्यादा समय से कुमाऊनी शैली में रामलीला का मंचन होते आ रहा है। लेकिन इस वर्ष लगता नहीं है कि अब रामलीला का मंचन हो पाएगा, क्योंकि दो गुटों की आपसी लड़ाई एसडीएम कोर्ट तक पहुंच गई है। अग्रिम आदेशों तक समिति में किसी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही रामलीला वान्य तालीम वाले कक्षों में ताले लगा दिए गए हैं। एसडीएम के निर्देश पर रामलीला मंचन के संचालन पर रोक लगाते हुए समिति पर ताला लगा दिया गया है। सभी को मेरी ओर से प्रणाम। द्वितीय पक्ष या प्रथम पक्ष, कुछ लोग ऐसे हैं जो समिति को काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, लेकिन उनके क्रियाकलापों पर आम सदस्यों द्वारा, आम जनमानस द्वारा कई बार टिप्पणियाँ उठाई गई और कई बार बैठकें हुई, जिनका परिणाम ये निकला कि सबकी राय एक ये थी कि नई समिति का गठन किया जाए, चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके अंतर्गत सारे क्रियाकलाप समिति के द्वारा किए जाए। इसके चलते हुए बीच में किसी पार्टी द्वारा एक यहाँ कोर्ट में अपनी तरफ से एक स्टे भी लगाया गया था, जिस पर कोर्ट ने उस स्टे को खारिज कर दिया। एक आदेश जो है सोसाइटी चिट फंड उपनिबंधक ने कहा कि जब तक कि इस विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अग्रेतर कोई भी गतिविधि न संचालित की जाए। ये लेटर भी अध्यक्ष और मंत्री को लिखा। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष और मंत्री कल 8 तारीख को भी वो हमें कहते हैं, यानी हमारी प्रबंध कार्यकारिणी को वो प्रबंध कार्यकारिणी मानते हैं और ये कहते हैं कि आप ये सुनिश्चित करिए कि यहाँ पर कोई भी गतिविधि ना हो। अब गतिविधि में तो कोई भी गतिविधि नहीं होगी, तो इस रामलीला मंचन पर भी संकट था, क्योंकि हमने पहले से ही 4 तारीख को तालीम का उद्घाटन करने का दिन निश्चित किया था और हमने तालीम का उद्घाटन 4 तारीख को विधिवत करने के लिए जब हम यहाँ आए तो इसी लेटर को आधार बनाकर पुलिस प्रशासन यहाँ आया, बोले आप जो है यहाँ रिहर्सल नहीं कर सकते क्योंकि इस पर रोक लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा भी यहाँ पे तो सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, सारा कार्यक्रम यहाँ दिन में जलपान चल रहा है, रात को भी यहाँ जलपान चल रहा है और यहाँ पर पंचायतें हो रही हैं, अंदर जो है मीटिंग हो रही हैं। जो दूसरा पक्ष लगातार गतिविधि कर रहा है, तो इसका क्या केवल रामलीला के लिए ही यह रोक आप मानते हैं? तो वो पुलिस प्रशासन ने कहा ठीक है हम ताले लगाते हैं। तो उन्होंने दिखावे के लिए एक यहाँ गेट में ताला लगाया, उधर वाला गेट जो खुला है चलो लोगों के आने जाने के लिए, तो उन्होंने केवल गेट पे ताला लगाया, दूसरा गेट खुला हुआ है और जो है तालीम हॉल, जो 2 तालीम हॉल हैं इन पर ताला लगाया, बाकी सारा जो है पूरा खुला हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सिद्धार्थगंज से है, जहां शहर के किच्छा रोड पर बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया है।
दिन दहाड़े हुई हत्याकांड से आसपास सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है। हमलावर दूसरे राज्य से आया था। शहर के वार्ड नंबर 7 निवासी देवेंद्र पाल की पाल इंजीनियरिंग के नाम से दुकान है। रविवार को देवेंद्र पाल सिंह दुकान में बैठे थे, तभी उनका बड़ा भाई पंजाब से आया। दोनों भाइयों के बीच में वार्ता हुई। आरोप है कि इस दौरान बड़े भाई ने देवेंद्र पाल सिंह की गर्दन पीठ में धारदार हथियार से कई वार कर दिए। देवेंद्र पाल सिंह के चीखने चिल्लाने पर आसपास के दुकानदार मौके पर भागे। देवेंद्र पाल सिंह खून में लथपथ जमीन पर गिर पड़े। सूचना पर तुरंत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और देवेंद्र पाल सिंह को किच्छा रोड निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने देवेंद्र पाल सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमलावर को भागते हुए आसपास के लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। हत्याकांड का मकसद अभी साफ नहीं हो सका है। पुलिस हत्यारोपी से पूछताछ कर रही है। इससे पूर्व भी किच्छा रोड पर 2 हत्याएं हो चुकी हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, देहरादून में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं देहरादून में गाय के गोबर से गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां लोगों को आकर्षित करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि देहरादून में स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह की ओर से गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान के दौरान गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह के लोग गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी इसकी काफी धूम है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम आज आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं। दरअसल इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी के उद्देश्य से तमाम जो मूर्तियां हैं वो गाय के गोबर से बनाई जा रही है। क्या कुछ ये मूर्तियां हैं ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये स्वदेश कुटुंब के नाम से स्वयं सहायता समूह देहरादून में संचालित किया जा रहा है और तमाम जो गणेश जी की आप ये मूर्ति देख रहे हैं ये गोबर से बनी हुई मूर्ति है। खास बात यह है कि जिस गाय के गोबर से ये मूर्तियां तैयार हो रही है उसी गोबर से ये गाय की भी मूर्ति तैयार की गई है। पवन थापा जी जो इस पूरे कार्य को संचालित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाय के गोबर से इस तरीके की मूर्तियां बना सकते हैं। ये सर गाय का गोबर हमारे जो पहले जो पूर्वज थे वो लोग उपले बनाते थे सर, तो उस समय उपले बना करते, लेकिन कोरोना काल से सर ये जो काम है हमारा काफी एकदम से हाईलाइट हो गया, डिमांड में आ गया। जी अच्छा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिमांड है किन मूर्तियों की है? जो गणेश जी की है, आज गणेश चतुर्थी भी है, तो लोग ले जा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ जी जी, गणेश चतुर्थी पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो पिछले वर्ष जो हमारे जो कस्टमर थे तो वो तो रिपीट हुए ही हैं, कुछ नए कस्टमर भी हमारे काफी वो हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी पर्पज से हमने इसको निकाला, क्योंकि ये आप 1-1.5 घंटे में ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। और जो पानी का जो नदी का जो किनारा होगा, प्लास्टिक नहीं है तो प्रदूषण नहीं, ये हर तरह से इको फ्रेंडली। अच्छा, इस थोड़ी सी आपने जो इतनी मेहनत कर रखी है, ये जो मूर्तियां बनाई, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कौन कौन सी मूर्तियां ये बना रखी है आपने? जी, और ये सारी गोबर की है? जी, सारी गोबर की है। इसमें जैसे आज गणेश चतुर्थी है तो इसमें हमने अलग अलग साइज की भी मूर्तियां बनाई हैं। इसमें 13 इंच है, 18 इंच की, ये 13 इंच की है, और ये 8 इंच की है, इसी 2.5 इंच की है, और 18 इंच पे भी काम चल रहा है। और ये देखिए लाफिंग बुद्धा, ये आप दुकानों में, क्योंकि ये शुभ संकेत देता है तो वेलकमिंग होता है एक तरीके से। और अपना गौतम बुद्ध, ये शांति के प्रतीक है। तो हमारे यहाँ जितनी मूर्तियां हैं, ये गोबर की प्लेट्स देखिए, ये बहुत डिमांडिंग है। वो जो पीछे श्री जी, ये गोबर की प्लेट्स पे ओम श्री स्वास्तिक, ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये काम हमें कम से कम 8-9 साल हो गए करते करते। जी, पहले तो हम खाली दिए बनाते थे ना, तो समय इतना वो नहीं था, इसमें इको फ्रेंडली की तरफ लोगों का रुझान कोरोना के बाद ज्यादा हुआ है लोगों का। जी, तो आप इतने सालों से ये इसको काम को कर रहे हैं, अच्छा लगता होगा? जी, बहुत अच्छा लगता है, इको फ्रेंडली काम आप कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये देखिए, सारे नौजवान से लेकर के तमाम जो लोग हैं, हर वर्ग के लोग इस कार्य को कर रहे हैं। आपने ये काम कहाँ से सीखा? मैंने भी यहीं से सीखा है। यहीं से सीखा है।
दीदी आप बताइए, ये जो आप ये काम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? मेरे को जब से ये स्वदेश कुटुंब में तब से कर रही हूँ, अच्छा। 6-7 साल से। अच्छा, हाँ तो आप सारी मूर्तियों में ये रंग रोगन का काम आप हाँ जी कर लेते हैं, सब बना लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं समूह में सचिव हूँ। हाँ जी। कुल मिलाकर के हमारे पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही इको फ्रेंडली जो त्योहार है उसको बनाने के उद्देश्य से इस स्वयं सहायता समूह की तरफ से ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं, जो कि काफी ऐतिहासिक है। जरूरत इस बात की है कि इस तरीके के इनिशिएटिव और भी अधिक से अधिक आगे आने चाहिए और हम लोगों को भी इस तरीके के कार्यों को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग करना चाहिए। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हुई करोड़ों रुपए की डकैती के बाद जिले के सभी सराफा व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं रुड़की में सराफा एसोसिएशन व व्यापार मंडल के बैनर तले नगर के समस्त सराफा व्यापारियों ने सब्जी मंडी चौक से महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह पहले हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित श्री बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े बदमाशों ने करोड़ों रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसका अभी तक खुलासा भी नहीं हो पाया, जिसको लेकर सराफा व्यापारी में रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी व्यापारी चिंतित नजर आ रहे हैं। देर शाम रुड़की के समस्त व्यापारी एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों सराफा व्यापारियों ने सब्जी मंडी चौक से सिविल लाइन से महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ये सुरक्षा के विषय में निकाली गई। जितने हमारे सर्राफ हैं वो असुरक्षित हैं। आए दिन जो वारदात होती है वो सर्राफों के यहाँ ज़्यादा होती है और एक ही समय में उन्हें लूट लिया जाता है और उसका कोई भी खुलासा नहीं हो सकता है। इसमें हमारा शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी सहयोग नहीं करती। आज तक जितनी भी डकैतियाँ हुई हैं कोई भी खुलासा नहीं हो। अगर किसी भी किस्मत से कोई खुल भी गई तो उसमें कोई भी उपलब्धि नहीं हो पाती। जितनी भी उपलब्धि, जितना भी व्यापारी का नुकसान हुआ है उसमें शेष 1 या 2% बता के ये कह दिया जाता है कि वो लोग जो है गायब हो गए और उन्होंने हमें बिल्कुल भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये हमारी निष्क्रियता है, प्रशासन की, हमारे शासन की निष्क्रियता है जो कि नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनाव बड़ी चुनौती है। देश न्यूज देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। वहां का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और वहां की जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि अभी हाल में जो वहां आपदा आई, उस आपदा में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आपदा में रेस्क्यू का काम किया, लगभग 17,000 फंसे हुए तीर्थयात्रियों को वहां से निकाला सकुशल। वहां की जितनी दुकानें पूर्णतः बही थी उनको सरकार बहुत उनको प्राथमिक स्तर पर उनको मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। लगभग 4,500 से अधिक घोड़ा खच्चर जो वहां फंसे हुए थे और उनका व्यवसाय खत्म हुआ है, उनके लिए भी सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।